हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th मैथ का आंसर का दूसरा सेट लेकर आ चुके हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने पहले सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट दूसरे सेट के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार पहले वीडियो में पहले सेट के पूरे क्वेश्चन को हल किया गया था, उसी प्रकार स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आपको दूसरे सेट के सभी क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। देखिए, ये पहला सेट आपका 822 DB ये हल हो चुका है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ये दूसरा सेट हल करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, जिसका पेपर कोड 822 DW होगा। यदि आपके पास कोई दूसरा अनसॉल्व होगा तब भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए ये कोड देखना है और मतलब जो है सेट नंबर देखना है, आपके पूरे क्वेश्चन वही मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए जिन प्रश्नों पे स्टार लगा है वो प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो उस प्रश्न पर आपको बिल्कुल नहीं फोकस करना है, क्योंकि देखिए ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर देखिए अनुसार पर में ये सारा चीज़ बता दिया गया है कि जिन प्रश्नों पे स्टार लगा है वो चैप्टर से वो टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब वो आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, तो उस प्रश्न पे आपको फोकस नहीं करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग का कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग का ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। तो आप अपने समय को कभी बर्बाद मत कीजिए। आपको पढ़ लिख करके बहुत अच्छा नंबर लाना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो आप लोगों को स्टूडेंट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ाता हूँ कि जो 100% बोर्ड एग्जाम में आने के चांस होते हैं। पिछले साल जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े थे स्टूडेंट, वो सभी के सभी बच्चे जो है 80, 85, 90, 95% तक नंबर लेकर आए हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें तो मैथ में स्टूडेंट वो कोई एक दो बच्चे 99, 98 नंबर लेकर आए हैं। तो यदि आप लोग भी मेरे बताए गए अनुसार से सारी तैयारी करोगे तो आप लोग भी स्टूडेंट जो है 98, 99 नंबर ला सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, जब आप लोग पूरे अनसॉल्व को हल करोगे, जितने अनसॉल्व के सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ पूरे को हल कर लोगे तो पूरा का पूरा अनसॉल्व से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इधर उधर का वीडियो आप देख करके समय बर्बाद करते हो, जो इधर उधर के चैनल वालों का वीडियो देखते हो ना, वो आपको समझ लीजिए कि समय बर्बाद करवा रहे हैं। उनको कोई अनुभव नहीं होता है कि जो है क्वेश्चन कहाँ से और किस प्रकार से पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के जाकर को देखोगे तो सारा क्वेश्चन अनसॉल्व से ही आता है। और ये अनसॉल्व कहाँ से होता है? ये अनसॉल्व जो है स्टूडेंट, जो बोर्ड परीक्षा हो चुका होता है उसी से यह प्रश्न हो दिया जाता है अनसॉल्व का। जैसे ये 2023 में जो पेपर हुआ है, ये सब वही है, अलग अलग जिलों का ये पेपर है। जो प्रश्न आपको दिया जाता है वो अलग अलग जिलों के पेपर का प्रश्न है। तो जब भी अनसॉल्व आप पूरा हल कर लेंगे तो आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप भी 99, 98 नंबर ला सकते हो मैथ में। स्टूडेंट, हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, आइए अपने प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए मैं सारे प्रश्न को हल करके आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद देखिए विकल्प वाले जितने प्रश्न हैं तो मैं उनको जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको विकल्प को डायरेक्टली बताने का प्रयास करूँगा ताकि हमारा जो है वीडियो कम समय में हो जाए, ख़त्म हो जाए और वीडियो बहुत लंबा ना बन पाए हमारा। क्योंकि पिछला वीडियो हमारा जो है लगभग 1.5-2 घंटे का हो चुका था। तो चलिए आइए इस वीडियो को लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो देखिए ये स्टार लगा प्रश्न है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप भले एग्जाम में आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है तो इसको बताना ज़रूरी है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या, तो परमेय संख्या का मतलब जैसे अगर देखिए इसको देखें तो इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है, लेकिन 9 का वर्गमूल होगा 3। तो 3 जब यहाँ पर आएगा, 9 का वर्गमूल हम करेंगे 3, तो 3 के नीचे हम बटा 1 लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं हमारी परमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर √9 जो हमारा है वो एक परमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, x + y = 10, x - y = 4 का हल है। तो कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को लिखना है, इस समीकरण को लिखना है। तो इसको भी मैंने लिखा, इसको भी लिखा, मैंने इसको विलोपन मेथड से हल कर लिया। कौन से मेथड से स्टूडेंट? विलोपन मेथड से हल किया।
तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह वाला कट जाता है। देखिए जब विपरीत चिन्ह होता है तो वहाँ पर जोड़ा जाता है, और जब समान चिन्ह होता है तो वहाँ पर घटाया जाता है। देखिए तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह था तो विपरीत वाला कट गया हमारा, और एक्स एक्स 2x बराबर 10 और 4 14 हो गया। उसके बाद एक्स एक्स 2x, तो यहाँ पर 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में, तो 14/2 काटेंगे तो 7 आ जाएगा, तो x का मान हमारा 7 आ गया। अब y का मान निकालने के लिए आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, तो यहाँ पर मैं इस समीकरण में रख देता हूँ। तो x का मान 7, तो 7 + y बराबर 10। फिर 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो 10 - 7 हो जाएगा, फिर y बराबर 3 निकल के आएगा। तो यहाँ पर मान हमारा जो है निकल के आएगा, और x y का मान निकल के आएगा, वो हमारा जो है 7, x बराबर 7 y बराबर 3 ये होगा। अब कौन से ऑप्शन में दिया है x बराबर 7 y बराबर 3, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए बिंदु 5, y की y अक्ष से दूरी अगर देखा जाए तो मूल बिंदु से इसकी दूरी लिया जाता है। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी 5 है, तो 5 मात्रक यही इसका दूरी माना जाएगा। तो यहाँ पर 5 मात्रक यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कहा गया है, एक देखिए ये स्टार लगा है फिर भी मैं बता देता हूँ। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा 5√2 सेमी है तो इसके विकर्ण की लंबाई है, यानी इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा, इसके कर्ण की लंबाई क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और यहाँ पर इसको नाम देना है ABC। अब इसमें जो है इसके दो भुजाओं की समद्विबाहु है ना, तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों भुजाओं का मान 5√2 दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर आपका AC है, तो AC का स्क्वायर प्लस लंब आपका 5√2, आधार भी आपका उतना ही है, तो यहाँ पर दोनों को मान रखा और स्क्वायर कर दिया। फिर AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पर इसका स्क्वायर तो 5 × 25 और √2 का स्क्वायर 2, फिर इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। उसके बाद फिर AC का स्क्वायर बराबर 25 × 50 और फिर प्लस 25 × 50, तो AC का स्क्वायर बराबर 50 × 50 100। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो AC बराबर 100 का वर्गमूल 10 निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसका कर्ण का मान जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। अब हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो 10 हमारा स्टूडेंट जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर 72 अंश, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान स्टूडेंट 0 होगा। यहाँ पर इसको देखिए कैसे और किस प्रकार से हल करना है। जैसे देखिए यहाँ पर सूत्र होता है, सूत्र ये होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये साइन है, अब हम किसी एक को बदल सकते हैं एक सेम रूप में, चाहे इस कोएफिशिएंट को बदलने चाहे इस कोएफिशिएंट को बदल सकते हैं सेम टर्म में करने के लिए। तो देखिए मैं इसको इस रूप में लाने के लिए, कास के रूप में बदलने के लिए हमने इसको 90 में से 72 घटा करके 18 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और 90 में से 72 घटाएंगे तो यानी 90 माइनस कॉस थीटा के रूप, 90 माइनस साइन थीटा के रूप में बन गया ये। अब ये साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा इसके अनुसार। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है जिस प्रकार थीटा लिखा होता तो थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 72 है तो कास 72 हो जाएगा, फिर माइनस कास 72 लिखा है, कास स्क्वायर 72 लिख दिया। अब उसके बाद ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका 0 वाला ऑप्शन का विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है 7वां नंबर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है, और बहुत आसान भी क्वेश्चन है ये आपका सांख्यिकी वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसमें कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 6 को तो हमने बताना भूल गया, लेकिन इसको देख लीजिए उसके बाद इसको देखिए। इसमें कह रहा है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए
यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करेंगे तो ये होता है p+1 के रूप में। यहाँ पर p का मान कोई भी स्टूडेंट अगर सम है तो इसको जब रखेंगे तो वह हमें विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। प्रश्न हालांकि थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है, तो धनात्मक सम पूर्णांक कह रहा है, तो सम पूर्णांक जब होगा तो धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त करने के लिए p+1 के रूप का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया। तो देखिए, इस तरह का जब प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसमें पहले देखो कुल कितने पद दिए हैं। तो इसमें कुल 5 पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है माध्य, कि माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और इन सब का माध्य यक्स ही कह रहा है। तो यहाँ पर माध्य यक्स यानी माध्य की जगह पे यक्स लिख लिया। उसके बाद कुल कितने पद हैं, तो पदों का योग, तो 1 2 3 4 5, 5 पद हैं तो पदों का जोड़ लिया हमने। और कुल कितने पद है, 5 पद हैं तो पदों की संख्या में 5 लिख लिया। उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और उसके बाद ये 7 8 15 और 11 + 14 ये जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस यक्स है तो यक्स। फिर इस यक्स को इधर लाएंगे तो 5 - x बराबर 40। उसके बाद x में से 5x में से x घटाएंगे तो 4x बराबर 40। फिर 4 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 40/4, और इसको 4 2 हम 40 काट देंगे तो x का मान 10 निकल के आएगा। और ये 10 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 था आपका। देखिए मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, सारा हल के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। उसके बाद अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल समान होने पर 0 लिखा जाता है विभक्त कर के बराबर। तो यहाँ पर d बराबर b² - 4ac, तो d की जगह पे मैंने 0 लिख लिया। तो b² - 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल समान है इसमें कह रहा है। फिर उसके बाद 4ac इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट c का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इस प्रश्न में c का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4a को इधर भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा। तो c बराबर यह हो जाएगा b²/4a। तो यहाँ पर b²/4 ये डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिएगा b²/4 ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, देखिए इसमें कुछ फिगर इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर देखिए, जब किसी भी त्रिभुज के अंदर 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो वहाँ पर जो है थेल्स प्रमेय लागू होता है। हालांकि इनके जो है खंडों के मान दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग थेल्स प्रमेय लागू करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय कहता है, देखिए कि इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर ए देखिए AE/EC बराबर AD/BD यानी इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात, या चाहे ऐसा ही लिखो, चाहे इसके अनुपात के बराबर इसका अनुपात लिख सकते हो। तो यहाँ पर इनके मान दिए गए हैं क्रमशः। AE का मान x है तो x, उसके बाद EC का मान 3x + 4 बराबर में AD का मान स्टूडेंट x + 3 है। फिर BD का मान 3x + 19 है। उसके बाद हमने इसको रख करके इसका तिरछा गुणा कर दिया, तो इसका गुणा इसमें तो x और इंटू 3x + 19 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 3x + 4 और x + 3 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट फिर इसका गुणा करेंगे तो 3x² + 19x हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 3x² और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 × 3 = 9x प्लस फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 4x प्लस 4 × 3 = 12। ये दोनों तरफ से कट जाएगा, बराबर है। उसके बाद फिर स्टूडेंट इस पद को इधर लाएंगे तो यहाँ पर इधर आएगा तो ये हमारा क्या बचेगा, और यहाँ पर ये 9 × 4 = 13x हो जाएगा। फिर इसको इस तरफ लाएंगे तो 19x माइनस का 13x, फिर माइनस का या 12 को रहने देते हैं, 12 को नहीं लाएंगे। फिर 19x में से 13x को घटा देंगे तो 6x यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट बराबर 12। फिर 6 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो x बराबर 12/6, 6 दूना 12 कट जाएगा तो x का मान 2 निकल के आया है।
अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा x का मान पूछ रहा था प्रश्न में, तो x का मान ज्ञात करना था। तो x का मान हमारा जो है 12 निकल के आया है। सॉरी स्टूडेंट, 12 नहीं 2 निकल के आया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो हम पहले 1 से 10 तक सम संख्याएं देखेंगे। तो 1 से 10 तक सम संख्या तो 2 है, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और एक 10 तो है ही। तो समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग, यानी 2 + 4 + 6 + 8 इनका योग और बटे पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 पद हैं, तो बटे 5। फिर ऊपर वाले को जोड़ा गया तो 30 बटे 5, 5 छक्का 30, यानी कि 30 हमारा जो है काटने पर 5 से काटने पर 6 आया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ये। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट इस प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सिंपल है, इसको काट दो भाई। 2 से काटोगे 78, 78 को 2 से काटोगे 39, फिर 39 2 से नहीं कटेगा 13, तो 13 या 39, फिर 13 को काटेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है कितना होगा, 2 × 2 × 3 × 13, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 क्योंकि 2 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर × 3 × 13। अब ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माध्य आपका 24 है और बहुलक आपका 12 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर माध्यक आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। ये फार्मूला होता है, ये कभी कभी विकल्प में भी पूछा जाता है आप लोगों से। देखिए, अगर आप लोग हमारी वीडियो को देखते हो ना, तो आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे कि हाँ, कि जो है इस चैनल पर जो चीज़ पढ़ाया जाता है कि वास्तव में वो एग्ज़ाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको ये फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब मैं और जो चैनल का वीडियो देखता था वो हमारा टाइम नुकसान हो रहा था। तो देखिए, ये विकल्प में कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा फार्मूला सही है, तो इसमें घुमा फिरा के लिख दिया जाता है, चिन्ह को बदल करके लिख दिया जाता है, अंक को बदल करके लिख दिया जाता है, लेकिन सही यही है, ध्यान रखना। अब देखिए, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक का मान आपका 12 है प्लस 2 गुणे माध्य का मान 24 है, यहाँ पर रख दिया। फिर 3 माध्यक बराबर 12 + 24 × 48। उसके बाद स्टूडेंट 48 और 12 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 3 माध्यक बराबर 60, फिर 3 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो माध्यक बराबर 60/3, 20 यहाँ 60 कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो है 20 हमारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन हालांकि हट चुका है क्योंकि स्टार लगा इस पर, लेकिन फिर भी हम आपको हल करके बता देते हैं। देखिए, तो इसमें जो समीकरण दिया गया था, दोनों समीकरण मैंने इसको पहले लिख लिया और इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। तो इसके लिए एक व्यापक समीकरण होता है a1x और b1y + c1c2, इस तरह से फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से मैं पहले तुलना करता हूँ। इस समीकरण की तुलना इससे किया जाएगा और इसकी तुलना इससे किया जाएगा। तो a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान 5, a2 का मान 4, उसके बाद b2 का मान k और c2 का मान 10। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो इस कंडीशन में ये a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। तो यहाँ पर मैं मान ला करके रखता हूँ। तो a1 की जगह पे 2 है, देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, a1 की जगह पे 2 है। उसके बाद
B1 की सॉरी A2 की जगह पे 4 है और B1 की जगह पे 3 और K है, तो यहाँ पर 3/K रख दिया। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2K हो जाएगा, 4 3 12 और उसके बाद यानी गुणा करो या चाहे ऐसे लिख दो। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इस 2 को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो K बराबर 3 × 4/2, 2 दूना 4 कट जाएगा, 3 दूना 6, तो K बराबर 6 आ गया। अब ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 6। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो हमारा कितना 6 आ रहा है, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई, यानी एक त्रिभुज ए और त्रिभुज बीडीई, इन्हीं का इसका और इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले इनको समरूप दिखाना पड़ता है। तो ये लगभग अगर समरूप हैं, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज बीडीई के समरूप है, तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल एरिया यानी ए आर का मतलब जो है क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज बीडीई बराबर संगत भुजा। तो बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजा बीसी और छोटे वाले त्रिभुज की संगत भुजा बीडी हो जाएगा। तो बीसी बटे बीडी का स्क्वायर बराबर, देखिए अब अगर बीसी की देखिए बीसी ये टोटल है और बीडी आपका केवल इतना है, तो अगर देखा जाए तो बीसी जो है वो बीडी का दुगना है। तो यहाँ पर मैं बीसी की जगह पे 2BD लिख दिया और बटे बीडी और उसके बाद इसका स्क्वायर, फिर बीडी से बीडी कट गया तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर अनुपात आएगा 4:1। अब सी वाले ऑप्शन में हमारा दिया गया है 4:1, तो सी वाले ऑप्शन में 4:1 हम लोग देख लेते हैं। सी वाले ऑप्शन में 4:1 दिया गया है, तो मैंने इसको लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब उसके बाद स्टूडेंट देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है cos a बराबर 7/25, तो आपको tan a प्लस cot a का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके आधार पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी और उसमें 7/25, तो ये cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये 7 आधार है और 25 कर्ण है, तो 7 आधार है और 25 हमने कर्ण रखा। लंब का मान आपको ज्ञात करना है, तो इस त्रिभुज एबीसी में हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका 25 है, तो 25 का स्क्वायर बराबर लंब आपका बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर। फिर 25 25 625 बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस 7 7 49। उसके बाद 25 फिर 49 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बीसी का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49। 625 में से 49 को घटाएंगे 576 बराबर बीसी का स्क्वायर। फिर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो बीसी बराबर यहाँ पर 576 का वर्गमूल 24 निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप देखिए ये बीसी का मान जब निकल गया 24, तो यहाँ पर अब आपको tan ए प्लस cot ए, तो tan थीटा यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब आपका जो है 24 और आधार 7, तो 24/7 प्लस यहाँ पर फिर इसको पलट देंगे यही, यानी इसका मान आधार बटे लंब है तो पलट देंगे, तो 7/24 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लिया 24 और 7 का एलसीएम 167। फिर यहाँ पर 167 भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका जो है, फिर उससे जो आएगा उसका जो है 24 में गुणा होगा तो 576 प्लस 24 से भाग करेंगे तो जो आएगा कट करके 7 7 से ऊपर गुणा हो जाएगा 49। उसके बाद 576 प्लस 49 जोड़ेंगे तो 625 प्लस 168, और ये हमारा सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर 625 प्लस 168 जो है हमारा जिस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो एक मिनट, हाँ 625 बटे 168, तो हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यही वाला इसका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डी वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी हल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 16 जो है हट चुका है, लेकिन फिर भी आप इसका हल देखिए। आप उतना भले केयर मत कीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। प्रश्न में कह रहा है कि दो वृत्त हैं जिसकी एक की त्रिज्या 4 और दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, कह रहा है इनको जोड़ने के बाद एक बड़ा वृत्त बनता है, यानी कि दोनों वृत्तों के योग के बराबर जो क्षेत्रफल की एक बड़े वृत्त की त्रिज्या बनेगी, उसकी त्रिज्या क्या होगा, उसका त्रिज्या का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्न में कह रहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई की त्रिज्या का मैंने दो वृत्त बनाया और इनका योग जो है एक बड़े वृत्त का रूप लेता है। तो कह रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए, तो इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक का क्षेत्रफल पाई r1², दूसरे का पाई r2², और जिसका ज्ञात करना है उसका पाई r² त्रिज्या क्षेत्रफल मान लेते हैं। यहाँ से पाई कॉमन कर लिया तो r1 + r2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पाई r²। फिर पाई पाई दोनों तरफ से कट जाएगा तो r1 + r2 का स्क्वायर बराबर r²। फिर r1 का स्क्वायर आपका स्टूडेंट, r1 का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस r2 का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर बराबर, इसका तो निकालना है, इसको रहने दो। 3 त्रिक्का 9 + 4 चौके 16 बराबर r²। उसके बाद स्टूडेंट 16 9 25 हो जाएगा। फिर इधर से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा तो 25 का वर्गमूल 5 निकल के आएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल हैं, तो यानी इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे करोगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए बाह्य पदों का गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर x² के गुणा में कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो 1 × 10 करेंगे तो 10 ही आएगा। फिर यहाँ पर आपको ऐसे जोड़ घटाकर बनाना है कि इसके बीच वाले के बराबर आए। तो देखिए अगर -5 का गुणा हम 2 में करते हैं तो 10 आ जाएगा, और -5 में से +2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी सेट हो गया, गुणनखंड इसी प्रकार बन गया। उसके बाद फिर यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x - 5, यहाँ पर +2 कॉमन करेंगे तो x - 5 बचेगा बराबर 0। उसके बाद फिर इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर इन दोनों में से एक कॉमन कर लेंगे बराबर 0। फिर एक बार इसके बराबर 0 हल करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 हल करेंगे, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो फिर x - 5 बराबर 0, फिर इसको इधर लाएंगे तो +5 हो जाएगा, इधर माइनस में है, तो x बराबर -2 और x बराबर +5, तो 5 का -2 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। 5 का -2 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया, तो यह वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें कह रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इसका चित्र बनाना है। हालांकि यहाँ पर चित्र मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी छाया की लंबाई कह रहा है √3 गुनी है, तो यदि अगर ऊंचाई h है तो छाया √3h होगा, 3 गुनी है ना कह रहा है। अब देखिए इस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिएगा इस त्रिभुज ABC में tan थीटा, क्योंकि लंब आधार का संबंध tan थीटा में होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर, यहाँ पर लंब का मान h, आधार का मान √3h, h से h कट गया, यहाँ पर 1/√3 बचेगा, तो tan थीटा बराबर 1/√3 बराबर tan थीटा बराबर 1/√3, tan 30 अंश का मान होता है, tan से tan दोनों तरफ कट जाएगा तो थीटा बराबर 30 अंश निकल के आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी 30 अंश। उसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए
6 सेंटीमीटर व्यास के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में कह रहा है स्टूडेंट कि जो है एक बेलन है और इसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, व्यास इसका व्यास जो 4 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाया जाता है। तो कितने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनेंगे? तो मान लीजिए कि n गोले बनेंगे। तो यहाँ पर इसका आयतन बराबर n गुणे इस गोले का आयतन। तो यहाँ पर हो जाएगा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद n गुणे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएगा। आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब इस बेलन की त्रिज्या। तो व्यास 4 है, 2 से भाग करेंगे, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर आएगा, तो 2 का स्क्वायर गुणे h 45 दिया है तो यहाँ पर 45 लिख दिया, बराबर n गुणे 4/3 गुणे r का मान, इसकी त्रिज्या जो है इसका व्यास 6 है तो 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 2 दूना 4 गुणे 45 बराबर n गुणे 4/3 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27। फिर इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर 4 और 27 ये आपका बटे में हो जाएगा और 3 बटे में है, ये गुणे में हो जाएगा। तो n बराबर इसको काटेंगे, 4 से 4 कट गया और फिर उसके बाद 3 9 27, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 9 बचे 45, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर 5 निकल के आ चुका है। तो बी वाले ऑप्शन में हमारा दिया गया है, तो हमारा इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बाकी के स्टूडेंट यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। तो ये वाले प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी 20 नंबर प्रश्न हटा हुआ है और इसका हल भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको समय बर्बाद नहीं करेंगे। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 बराबर 0 का विभेद कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका पहले विभेद कर ज्ञात करते हैं, फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, तो पहले मैंने समीकरण को लिख लिया, उसके बाद इसकी तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से कर दिया। तो a बराबर 4, उसके बाद b की जगह पे -6 और c की जगह पे 5। तो यहाँ पर विभेदकर का सूत्र लगा दिया, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b की जगह पे -6 और उसके बाद -4 गुणे a का मान आपका 4 है और c का मान 5 है। फिर d बराबर 6 चौक 36 -4 चौके 16 पंचे 80। फिर उसके बाद यहाँ पर -80 में से 36 को घटाएंगे, -44 आ जाएगा। अब ये -44 जो है आपका ये 0 से छोटा है, 0 से भी छोटा है। तो जब d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, यानी मूल काल्पनिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग स्टूडेंट, यहाँ पर इसका मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। तो आपसे प्रकृति पूछा था तो प्रकृति में मूल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हम लोग का है बी वाला प्रश्न जो है वो आपका रचना से दिया गया है, इसलिए उसको, और रचना से है उस पर स्टार भी लगा है, हटा है। हालांकि मैं दिखा देता हूँ तो आप लोग सोचेंगे कि मैं झूठ तो नहीं बोल देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मेरी आदत है, मैं बच्चों के साथ ईमानदारी से ही रहता हूँ। तो देखिए सी नंबर देखो, इसमें ए और बी का मान याद करना है। तो यहाँ पर बाकी और आपको कुछ भी इसमें दिया है उस पर नहीं ध्यान देना है, आपको जो ज्ञात करना है और जो इसमें दिया गया है ये और ये, इस पर ध्यान देना है। तो देखिए cos a - b बराबर √3/2 है, तो मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद फिर cos a - b बराबर √3/2 हमारा cos 30 अंश का मान होता है। फिर यहाँ पर मैंने इसकी जगह पे cos 30 रखा, cos से cos दोनों तरफ कट गया, तो a - b बराबर 30, मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद दूसरा वैल्यू जो है sin a + b बराबर √3/2, तो मैंने इसको लिख लिया, sin a + b बराबर √3। अब ये √3/2 sin 60 अंश का मान है, तो फिर यहाँ पर मैंने sin 60 रख दिया, sin दोनों तरफ कट जाएगा, तो a + b बराबर 60 अंश, इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को मैंने क्या किया, जोड़ दिया।
तो जोड़ दिया तो माइनस का और प्लस का भी ये कैंसिल हो जाएगा, विपरीत चिन्ह में है। ये 2a और 60 30 90, 2 इधर गुणे में इधर आएगा बटे में, तो 90 बटे 2, 45 दूना 90, ए बराबर 45 अंश। तो ए का मान 45 अंश आ गया। अब ए का मान आप चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण हम 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण 2 है। तो यहाँ पर a का मान 45 से 45 रख दिया, प्लस b बराबर 60। उसके बाद फिर 45 को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा b बराबर 60 माइनस 45, यानी ये इधर जाएगा माइनस में हो गया। तो b बराबर 60 में से 45 घटाएंगे 15 निकल के आएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को हल करोगे। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब अगला प्रश्न है हम लोग का, ये बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करोगे इसका माध्यक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट मैंने सारे प्रश्न को ऑलरेडी हल करके रखा है समय बचाने के लिए। ठीक है, सारा चीज़ अगर मैं वीडियो में करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अंशवाल्व में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिया रहता है। अब देखिए तो कैसे ज्ञात करोगे, तो मैंने इसको सारा चीज़ लिख लिया है। ये दोनों दिया गया था, मैंने संचयी बारंबारता, इसमें माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात करना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए यहाँ पर पहले स्टेप वाले अंक को लिखो, फिर जो यहाँ पर आएगा वो अगले वाले में जोड़ते चले जाओ, अगले वाले में जोड़ते चले जाओ इस तरह से। जैसे 2 लिखा, फिर 3 2 5, उसके बाद फिर 5 3 8, यानी देखिए 3 2 5, फिर उसके बाद 8 5 13, फिर 13 और 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। इस तरह से अगले में जोड़ते चले जाओ। तो ये संचयी बारंबारता निकल गया। उसके बाद फिर इसको जोड़ लीजिए पूरा, तो पूरा जोड़ेंगे तो इसको जोड़ करके n बराबर लिखेंगे 30, जितना आएगा उतना लिखेंगे। 30 आया तो मैंने 30 लिखा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आप लोग को देखना है। तो देखिए इसको जोड़ने के बाद जितना आएगा उसका मतलब आप आधा करेंगे, मतलब उसमें 2 से भाग करेंगे, n/2। तो यहाँ पर 30/2 हो जाएगा, और काटेंगे तो 15 आएगा। अब देखिए ये 15 जो है ये संचयी बारंबारता के किस वाले कॉलम में मिलेगा, 15 कौन सी संख्या में छिपा हुआ है। तो देखिए ये आपका स्टूडेंट देखिए 19 में मिल जाएगा, इसका मतलब 15 आपका 19 में छुपा हुआ है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, यानी इस कॉलम को हम लोग ऐसे जो है अलग कर देंगे, ताकि हम लोग इसी से मान रख करके लगाना है। तो अब इस कॉलम में 19 वाले में जब जाएंगे तो यहाँ पर मतलब 15 जो हमारा 19 में छुपा हुआ है, बाकी 13 में तो हमको 19 मिलेगा नहीं, 13 में हमको 15 तो मिलेगा नहीं, लेकिन 19 में हमको 15 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 15 हमारा 19 में छिपा है, तो हम इसी वाले कॉलम में, यानी संचयी बारंबारता वाला अंक हमको जिसमें मिलेगा उसी वाले कॉलम को हम घेर देंगे, और इसमें आखिरी वाले को, वर्ग अंतराल वाले को L1 L2 मान लेंगे, और इसमें बीच बारंबारता वाली संख्या को F मान लेंगे, और इसके ऊपर CF यानी संचयी बारंबारता मान लेंगे। उसके बाद H बराबर, और यहाँ पर ये L1 है ये L2 है। उसके बाद इसमें जितने का अंतर है इनके बीच उसको हम लोग H का मान लिखेंगे। ठीक है, तो H बराबर मतलब इसमें 50 और 5 55 5 का अंतर है, तो H का मान 5 हो जाएगा। अब हम लोग को माध्यक का फार्मूला लगाना है। तो माध्यक का फार्मूला होता है, माध्यक L बराबर L1 + n/2 - CF/F × H होता है। तो L1 का मान देखिए यहाँ पर स्टूडेंट L1 का मान आपका 55 है, 1 मिनट, यहाँ पर 55 यहाँ पर 50। तो L1 का मान आपका 55 है, और L2 का मान आपका 60 है। तो यहाँ पर L1 का मान हमने 55 लिख लिया यहाँ पर, और उसके बाद प्लस n का मान आपका 30 है, तो 30/2, और उसके बाद माइनस का CF आपका 13 है, तो यहाँ पर मैंने 13 लिख लिया, बटे में F का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख लिया, यहाँ पर 6 लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं। गुणे H का मान 5 है, तो 5 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो 55, उसके बाद प्लस 15 दूना 30 काटेंगे तो 15 माइनस का 13/6 गुणे 5। उसके बाद 55 प्लस 15 में से 13 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा बटे 6 गुणे 5। इसको काटेंगे 2 तिहाई 6 यानी 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 55, 55 प्लस 5 में 3 से भाग करेंगे तो 1.66 आएगा। इसको जोड़ लीजिएगा तो 55 55 एक 56.66 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, निकल करके आएगा। इस प्रकार से आप लोग स्टूडेंट यह क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे के डी को सॉल्व करेंगे। ये दूसरे का डी है, सॉरी दूसरे का डी नहीं, पहले का डी है। तो यानी पहले के डी वाले प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हल हो गया। अब ई वाला क्वेश्चन देखते हैं, ई वाले में क्या कह रहा है। तो 2 अंकों की संख्याओं का, देखिए यह प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, तो इसको कह रहा है इसको पलटने से बनी संख्या का दुगुना व संख्या ज्ञात कीजिए। दुगुना है हो जाता है। एक मिनट पढ़ लें इसको हम। दुगुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दुगुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई 2 अंक है जिसमें एक इकाई है एक दहाई है। तो मान लेते हैं दहाई अंक x और इकाई अंक y है। तो यहाँ पर जो संख्या बनेगा हमारा, वो कह रहा है संख्या का योग 9 है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया, वो अलग कंडीशन हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ये अलग कंडीशन मिल रहा है। तो देखिए जो हमको संख्या प्राप्त होगा वो मिलेगा 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो संख्या बराबर 10 और दहाई अंक x है प्लस ये फार्मूला है उस नियम के अनुसार, ठीक है। उसके बाद प्लस y, इकाई अंक हमने y माना तो y लिखा, फिर संख्या बराबर 10x प्लस y, ये हमको मिलेगा। अब शर्त यहाँ पर देखिए, प्रश्न में 2 शर्त का है। यदि आप उन्हीं शर्तों को मान करके समीकरण बना लेते हो, मेन चीज़ होता है समीकरण बनाना। अगर आप किसी भी प्रश्न का समीकरण बना लेंगे तो सवाल को आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। मेन चीज़ होता है पहले आपको समझ करके समीकरण बनाना होता है। तो हम लोग समीकरण बनाएंगे यहाँ पर। तो पहला समीकरण में कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इकाई प्लस दहाई अंक का योग कितना है, 9 है। तो इसको मान लिया मैंने समीकरण 1। और उसके बाद दूसरा शर्त में कह रहा है कि देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी देखिए ये जो संख्या मिला इस संख्या का 9 गुना, तो यानी 10x प्लस वाई में 9 से गुणा करें तो 9 गुना। अब ये किसके बराबर है, यदि इसको पलट दिया जाए कि मतलब इकाई अंक के जगह पे दहाई कर दिया जाए, दहाई अंक के जगह पे इकाई को कर दिया जाए, तो इसी का मतलब होता है पलटना। तो यहाँ पर इसको अगर मैं पलट देता हूँ तो 10y प्लस x और इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ तो 9 गुना 2 गुने के बराबर है। इसमें कह रहा, देख लीजिए, कह रहा 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर वही शर्त यहाँ पर बन रहा है, दूसरा शर्त। तो यहाँ पर मैं इसको अब सरल करूँगा तो यह हो जाएगा 9 9 90x प्लस 9y बराबर 10 गुना 20y प्लस 2x हो जाएगा। उसके बाद फिर x वाले को x की तरफ, y वाले को y की तरफ लाते हैं। तो 90x माइनस का 2x इधर आएगा, तो फिर 20y इधर आएगा माइनस का 9y। घटाएंगे 88x बराबर यहाँ पे 11y हो जाएगा। इसको इस तरफ लाएंगे या वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस का 11y बराबर 0। फिर इसमें पूरे में 11 से भाग कर दो, इसमें भी। तो 11 88, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 11 11 कट जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। तो 8x माइनस वाई बराबर 0। इसको मैं समीकरण 2 बना लेता हूँ। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करूँगा तो यहाँ पर समीकरण 1 ये है और 2 ये है। तो यहाँ पर देखिए जब विपरीत चिन्ह होता है तो जोड़ा जाता है और समान चिन्ह होता है तो घटाया जाता है।
तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह वाले कट जाएंगे, जोड़ने पर वाई भी कट गया, विपरीत चिन्ह में है, और ये 8x और एक 9x हो जाएगा, बराबर 9 है। फिर इसको इस तरफ लाएंगे तो x बराबर 9/9 कट जाएगा, तो x का मान 1 आ गया। फिर इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिएगा। समीकरण 1 आपका यही है, यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस वाई बराबर 9 और x का मान 1, तो y 1 प्लस वाई बराबर 9। फिर 1 को इधर लाएंगे तो 9 - 1, तो y बराबर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ए को पूरा हल कर लोगे आप लोग। यह क्वेश्चन भी बहुत इजी था, बहुत आसान था, और लगभग एक क्वेश्चन इस तरह का आता भी हमेशा है एग्जाम में। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये वाला है, देख सकते हैं एफ नंबर। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए बहुलक ज्ञात करने की प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये दिया गया था मैंने उस तरह से लिख लिया है। इसमें कुछ भी हस्ताक्षेप नहीं करना है, बस यहाँ पर केवल इसको जोड़ लेना है बारंबारता वाले को। तो इसको जोड़ने के बाद n बराबर मैं लिखूंगा 110। अब यदि मैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो इतनी बातें तो आपका क्लियर है। अब इसमें आपको देखना है स्टूडेंट कि अधिकतम बारंबारता वाली संख्या में कौन सा है। तो अधिकतम संख्या हमारा 20 है। इस बारंबारता वाली संख्या में हमारा अधिकतम संख्या 20 है। तो हमें देखिए इस 20 को F1 मानना है और उसके ऊपर F0 मानना है और उसके नीचे F2 मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। देखिए ये हमारा F0 हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, और उसकी लाइन में 20 वाले की लाइन में आएंगे तो एक को L1 मानेंगे और एक को L2 मानेंगे। अब बहुलक का सूत्र होता है, अब देखिए, और यहाँ पर वर्ग अंतराल जो है 40 से 50, इनके बीच जो अंतर है वो हमारा h का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 10 50 यानी 10 का अंतर है, तो h का मान 10 हो जाएगा। अब बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे h होता है। तो इसमें हमने मान रख दिया। अब उसके बाद देखिए L1 का मान आपका 40 है, प्लस F1 का मान आपका 20 है, माइनस यहाँ पर 20 माइनस F0 का मान 12 है, 12 रख दिया। उसके बाद फिर बटे में 2F1, तो 2 गुणे F1 की जगह पे 20 माइनस F0 का मान 12 है, माइनस F2 का मान 11 है, तो मैंने 11 लिखा गुणे 10। उसके बाद 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे 8, 20 दूना 40 और 11 इसको ये जोड़ेंगे, -12 -11 -23 हो जाएगा। तो 40 माइनस 23 गुणे 10 है, तो 10। उसके बाद 40 प्लस 8 बटे 17 गुणे, और उसके बाद 40 में से 23 घटाएंगे 17 गुणे 10। फिर उसके बाद 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, 80 में 17 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस भाग करने पर 4.7, इसको जोड़ेंगे तो 40 7 47, 40 7 44.7, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से, इस प्रकार से आप लोग स्टूडेंट बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से बहुलक ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग बहुलक ज्ञात करोगे स्टूडेंट, इसी तरह से बहुलक ज्ञात किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हम लोग का हो गया, और ये वाला क्वेश्चन तो आना नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। इसमें इसका और इसका मासा ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक भाग विधि से। तो ये काम तो बहुत इजी होता है, भाग विधि से मासा ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर 867 बड़ा है 255 से, तो 255 से भाग करेंगे 867 में, तो 3 बार लेकर जाएंगे तो 765 आएगा, घटाएंगे 102 हो जाएगा। फिर 102 से भाग करेंगे 225 में, फिर 2 बार लेकर जाएंगे स्टूडेंट तो 204 आ जाएगा, घटा दीजिएगा तो 51 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग लेकर जाएंगे तो 51 दूना 102 कट गया, तो लास्ट में 51 से कट रहा है, तो हमारा यही मासा हो जाएगा। इस तरह से यह प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा है एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की
और एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्न है और ये उसका फिगर है। देखिए पहले आप इस फिगर को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कोई एक कार है, ठीक है, और यहाँ से कोई एक व्यक्ति जो है कार को देखता है, तो पहले कंडीशन में उसका अवनमन कोण 30 अंश होता है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन 6 सेकंड बाद जब वो आगे जाता है तो उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो यही कह रहा है कि यहाँ पर जब इसको यहाँ से यहाँ तक इतना आने में 6 सेकंड लगा, तो इस पाद बिंदु तक इसको आने में कितना समय लगेगा, यही चीज़ आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आप देख लीजिए, तो मान लेते हैं कि माना इस मीनार की ऊंचाई h है, तो ये मीनार की ऊंचाई h हमने मान लिया। अब इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, तो पहले त्रिभुज ABC लगाते हैं, यानी पहले बड़ा वाला त्रिभुज ABC लगाते हैं। तो त्रिभुज ABC में लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर लंब और आधार का संबंध हमको ज्ञात करना है। तो लंब आधार का संबंध tan थीटा में होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा के जगह पे हमारा जो है बड़े वाले त्रिभुज में 30 अंश का कोण है, तो 30 अंश बराबर लंब हमारा कितना AC है, AC लिख दिया, और आधार हमारा जो है स्टूडेंट AB है, तो हमने AB लिख दिया। यहाँ पर देख सकते हैं AB है, तो AB हमने लिख दिया। उसके बाद tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर AC का मान h है, तो यहाँ पर h लिख दिया। उसके बाद बटे AB का मान x + 6 है, तो x + 6 लिख दिया। तिरछा गुणा करते हैं तो x + 6 बराबर ये हो जाएगा √3h। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज AADC, त्रिभुज ADC लगाएंगे। इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि लंब आधार का संबंध ही निकालना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इस त्रिभुज में कोण हमारा 60 अंश है, तो थीटा का मान 60 अंश बराबर लंब हमारा AC है बटे आधार हमारा AD है, तो यहाँ पर रख दिया मैंने। tan 60 अंश का मान √3, AC का मान h और AD का मान x माना गया है, यहाँ पर x माना गया है। यहाँ तक आना 6 सेकंड लगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, यही आपको बताना है। तो इसका गुणा किया तो ये हो जाएगा h बराबर √3x, इसको मान लिया समीकरण 2। अब इस समीकरण एक का मान जो है समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 देखिए ये है ना आपका, समीकरण 1 में जो है हम समीकरण 2 का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 का मान ये है और एक ये है, आप एक इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर x + 6 बराबर √3h हमारा समीकरण 1 है। तो मैं h के जगह पर √3x रख देता हूँ। तो x + 6 बराबर √3 गुणे और h बराबर √3x है, तो यहाँ पर रख दिया। तो x + 6 बराबर इसका गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। उसके बाद फिर इस x को इधर लाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, तो 3x - 6 बराबर 6। फिर 3x में से एक x जाएगा तो 2x बराबर 6। फिर स्टूडेंट 2 को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो 6/2 कट जाएगा, तो 3 दूना 6 x बराबर हमारा जो है इतना सेकंड निकल के आएगा, 3 सेकंड। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड और यहाँ से आने तक स्टूडेंट जो है 3 सेकंड लगता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा जो है हर एक सेट में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक बार मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट ये है C नंबर। इसमें कह रहा है बिंदुओं A 2-2, और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इनके निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। आप देखिए स्टूडेंट आप लोग, तो ये हमारा 2 बिंदु AB है, A और B। इसके निर्देशांक यहाँ पर दिए गए हैं।
अब इनको 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो 1 भागिए 1 भागिए 1 भागिए 1 भागिए 4 बराबर भाग हो गया। अब देखिए तो 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो इसके 4 अनुपात होंगे। जैसे इसको सी माना गया, इसको डी, इसको ई, तो सी बिंदु पर आएंगे तो इधर 1 खंड हो गया और इधर 3 खंड बनते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर इस बिंदु पर 1:3 होगा और इस अनुपात पे आएंगे तो 2 खंड इधर 2 खंड इधर, तो 2:2। और इस पर आएंगे तो इधर 3 खंड इधर 1 खंड, तो 3:1 बनेगा। तो तीनों जगह पर 3 अनुपात प्राप्त होगा। तो देखिए अब हमें तीनों बिंदुओं पर निर्देशांक निकालना है, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। अब देखिए तो निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है, अब सी पर निकालेंगे तब भी यही फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद डी पर निकालेंगे तब भी यही फार्मूला लगाएंगे, ई पे निकालेंगे तब भी यही फार्मूला लगाएंगे। अब लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप जिस पर निकालेंगे तो m1 m2 इसको मानेंगे, डी पर निकालेंगे तो m1 m2 इसको मानेंगे, ई पर निकालेंगे तो m1 m2 इसको मानिएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो सी पर निकाल रहे हैं तो सी का निर्देशांक और फार्मूला हमेशा यही रहेगा। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं, तो मान रखते हैं तो देखिए स्टूडेंट m1 का मान कितना है, सी पर निकाल रहे हैं तो यही मान रखेंगे। m1 का मान 1 है, तो 1 गुणे और x2 का मान आपका 2 है, तो 2, उसके बाद प्लस m2 का मान कितना है, तो m2 का मान स्टूडेंट 3 है, तो 3 गुणे x1 का मान -2 है, -2 बटे m1 प्लस m2, तो यानी 1 + 3 बटे m1 का मान कितना है, तो m1 का मान आपका 1 है, गुणे y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 8 है, उसके बाद प्लस m2 का मान कितना है, तो 3 है, 3 गुणे y1 का मान कितना है, 2 है, उसके बाद बटे m1 प्लस m2, तो यानी 1 + 3 यही होगा, बराबर 2 × 2 और उसके बाद 3 दूना 6, तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा, बटे 3 × 4 कामा 8 × 8, उसके बाद प्लस 3 दूना 6 बटे 3 × 4 हो जाएगा, बराबर इसको घटाएंगे तो 6 में से -6 में से 2 हो जाएगा, तो -4 बचेगा, बटे 4 हो जाएगा, 8 से 14, 14 बटे 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 7 दूना 14, तो यहाँ पर -1 कामा 7 बटे 2 यही इसका जो है निर्देशांक हो जाएगा। तो बिंदु सी का यही निर्देशांक होगा। अब इसी प्रकार आप लोग यही फार्मूला लगा करके डी निकाल लीजिएगा, ई निकाल लीजिएगा। तो जब डी का निकालिएगा तो इस अनुपात को रखिएगा और ई का निकालिएगा तो इस अनुपात को रखिएगा। इस तरह से। अब उसके बाद स्टूडेंट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन अब हम लोग हल करेंगे और बाकी इसको तो हल नहीं करना, ये हमारा हटा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो ये प्रश्न हमारा है, इसमें कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई भिन्न है जिसका अंश यक्स है और हर जो है हर में 3 कम है, तो हर भी वही है यक्स, लेकिन यक्स में से 3 घटाया गया, तो यहाँ पर 3 कम हो गया ये। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने इस बात को लिख दिया भी है कि अंश में 3 कम है, तो भिन्न जो है यहाँ पर ये नहीं बनेगा, इसको काट दो। तो यहाँ पर भिन्न जो है x - 3/x यही प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है।
हर से 3 कम है, तो यानी अंश में 3 कम है, तो 3 कम है यहाँ पर, तो भिन्न क्या बनेगा, x माइनस 3/x। इसमें कह रहा है यदि दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में भी 2 जोड़ा जाता है और हर में भी 2 जोड़ा जाता है, यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर मैंने इसमें भी 2 जोड़ दिया और इसमें भी 2 जोड़ दिया, तो हमको मिलेगा x। अब -3 में से +2 निकल जाएगा तो -1 और यहाँ पर x + 2 मिलेगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हल करेंगे, प्रश्नानुसार हल करेंगे। कह रहा है नई भिन्न का योग जो है 29/20 हो जाता है इसको जोड़ने के बाद, तो पुराना भिन्न और नया भिन्न, तो नया ये है, नया ए है और पुराना ए है। एक प्रकार से समझने के लिए मान लीजिए, तो यानी कि इसको और इसको जोड़ने पर इसका योग 29/20 हो जाता है। तो यहाँ पर इसको जोड़ा तो 29/20 हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो इसका लासा लेंगे तो x × x + 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका भाग करेंगे, कट जाएगा, ये आएगा, इसका गुणा इसमें हो गया प्लस, फिर इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, x कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसका गुणा इसमें हो गया, बराबर 29/20। अब उसके बाद यहाँ पर इसका गुणा कराते हैं तो x² माइनस का x प्लस x² माइनस का 3x, फिर प्लस 2x माइनस का 6 बटे x² प्लस का 2x बराबर 29/20। अब उसके बाद स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ x² 2x² माइनस का, उसके बाद ये और ये माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 6 बटे, इसको लिखा गया बराबर 29/20। फिर 2x² इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2x माइनस का 6 बटे x² प्लस 2x बराबर 29/20। अब उसके बाद तिरछा गुणा करा देते हैं, तो 20 दूना 40, फिर 20 दूना 40 और 20 छक्का 120, 29x², 29 दूना 58x। इसको इस तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह बदल गया हमारा। अब उसके बाद घटाएंगे तो 40x² में से इसको घटाएंगे तो 11x², फिर 58x, तो ये 98x हो जाएगा, 40 और 58 माइनस का 120 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। तो देखिए आप लोग इसका गुणनखंड करते हैं तो 11x² और फिर इसमें से जब ये घटेगा तो आपका 98 हो जाएगा और माइनस का 120। फिर यहाँ से 11 कामन करेंगे, 11x, तो x माइनस यहाँ पर 10 बचेगा। यहाँ से प्लस 12 कामन करेंगे तो x माइनस 10 बचेगा। फिर इसको एक ब्रैकेट में कर लिया 11x + 12, उसके बाद इन दोनों में से एक कामन कर लिया बराबर 0, तो 11x + 12 बराबर 0। तो 11x बराबर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 12, फिर x बराबर माइनस का 12/11, तो ये माइनस वाला अमान्य हो जाएगा, x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर +10। अब मूल भिन्न देखिए, तो मूल भिन्न हमारा क्या था, तो मूल भिन्न जो भी माना गया था उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब यही तक x का मान निकल गया, इसी मान को रख दीजिएगा, निकल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सिंपल मेथड से हम लोग माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए,
यहाँ पर देखिए, इसको और किसी मेथड से हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल मेथड से आप ज्ञात करेंगे इसको। किसी कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि से नहीं ज्ञात करना है, इसको डायरेक्टली ज्ञात करना है। कुछ बच्चे इसको अलग अलग तरीके से ज्ञात किए होंगे एग्जाम में, क्योंकि ये पिछले ईयर का पेपर है। तो देखिए, वर्ग अंतराल लिख लिया गया, बारंबारता लिख लिया गया। अब यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे तो इसको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, फिर इसको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, इसी प्रकार इसको भी, इसी प्रकार सबको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो वही मध्यमान हो गया। अब यहाँ पर एफ एक्स निकालेंगे, यानी एफ और एक्स का गुणा करके, तो इसका गुणा 280, फिर इसका गुणा 400, फिर इसका गुणा 2000, फिर इसका गुणा 2400, इसका गुणा जो है 600, इसका गुणा 1200। फिर इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर ये 6880, और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ बराबर 45 आ जाएगा। अब माध्य का सिंपल सा फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 6880 बटे सिग्मा एफ का मान 45, भाग करेंगे तो 152.88, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को आप लोग हल कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखो, तो ये प्रश्न हमको हल नहीं करना है, अब हम लोग इस पर आते हैं, फिर इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे, बाकी इसको और इसको हमको नहीं हल करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इस वाले प्रश्न को। तो इस वाले प्रश्न को हल करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, मैंने दोनों समीकरण को लिख लिया। इसको क्या किया है, इसको मैं 4 गुणे 1 बटे अंडर रूट एक्स लिखा, गुणा करेंगे फिर यही चीज़ हो जाएगा। और इसको मैंने 3 गुणे 1 बटे अंडर रूट वाई लिखा, बराबर 3 है तो 3 लिखा। इसको भी वही काम किया, 1 बटे ये 8 गुणे 1 बटे अंडर रूट एक्स लिखा, माइनस 9 गुणे 1 बटे अंडर रूट वाई लिखा, बराबर 1 है तो 1 लिखा। अब मान लेते हैं इसके बराबर मान लेते हैं ये, और इसके बराबर मान लेते हैं बी। तो इसके जगह पे ये रखेंगे। देखिए, अब इस मान को जो है हम लोग इसी दोनों समीकरण में रखेंगे। तो देखो, 4 1 बटे अंडर रूट एक्स की जगह पर ये, और प्लस 3 और 1 बटे अंडर रूट वाई की जगह पे बी। तो यहाँ बी बराबर 3 है तो 3 लिखा। उसके बाद यहाँ पर इस वाले में रखो तो 8 और 1 बटे अंडर रूट एक्स की जगह पे ये, माइनस 9 गुणे 1 बटे अंडर रूट वाई की जगह पे बी, तो बी लिख दिया, बराबर 1 है तो 1। अब यहाँ पर देखिए, हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो विलोपन मेथड से हल करने के लिए हमें कोई एक कोएफिशिएंट बराबर मिलना चाहिए, चाहे ए और चाहे बी, मतलब कोई हमें एक कोएफिशिएंट बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर नहीं है 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इसमें हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, 4 तियाएँ 12 ये, और उसके बाद फिर 3 त्रिका 9 भी, फिर 3 त्रिका 9। अब हम समीकरण 2 और 3 को सरल करेंगे, ठीक है, 2 व 3 को सरल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और 12 20 ये हो जाएगा, बराबर 9 1 10। फिर 20 को इधर लाएंगे तो 10 बटे 20, 0 0 कट जाएगा, तो ए बराबर 1 बटे 2 आ गया। अब इस ए के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा ये है, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा यही है, तो 4a प्लस 3b बराबर 3। तो 4 गुणे ए की जगह पे 1 बटे 2 प्लस 3b बराबर 3, 2 दूना 4 कट गया, 2 आ गया, तो 2 प्लस 3b बराबर 3। फिर 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 3b बराबर 3 माइनस 2, तो 3b बराबर 1 हो जाएगा। तो b बराबर 1 बटे 3 मिलेगा। अब a और b का मान ज्ञात हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने माना है 1 बटे अंडर रूट एक्स बराबर ये,
और 1/√y बराबर b। तो इसके बराबर ये का मान जो आया है मैंने इसको यहाँ पर लिखा। फिर इसका वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो इसका रूट हटेगा तो 1/x बराबर ये 1/4 हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो 1 से करने में x बराबर और 4 करने में 4, तो ये हमारा निकल के आएगा। उसके बाद 1/√y बराबर b। तो यहाँ पर 1/√y बराबर b का मान आपका 1/3 है, तो 1/3। फिर इसका भी वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर 1/√y का वर्ग बराबर 1/3 का वर्ग। यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा वर्ग करने पर, तो 9 करने में 9 बराबर y करने में y। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। इस प्रकार स्टूडेंट ये हमने पूरा मॉडल पेपर यानी कि जो हमारा प्रश्न पत्र 2023 का था, इसके पूरे प्रश्न को हमने आपको हल करके दिखाया। हमने काफ़ी मेहनत किया है स्टूडेंट। पहले ही बता दिया गया। अथवा में जो ये क्वेश्चन है कह रहा है एक मोटर बोट स्थिर जल में चाल 18 किमी प्रति घंटा है, 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा के प्रतिकूल का मतलब जहां भी ऐसा वर्ड आएगा धारा की दिशा में हुआ, और धारा के अनुकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। प्रतिकूल मतलब धारा की दिशा में, अनुकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। तो इस कंडीशन के अनुसार आपको क्या करना है, बताना है कि धारा की चाल क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से ये क्वेश्चन है। उसी को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, यानी चैप्टर 4 का। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे क्या कर दिया है, धारा का चाल पूछा हुआ है तो माना कि धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है इसलिए हम जो चाल मानेंगे वो किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे। ठीक है, अब फिर आगे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल दिया है 18 किमी प्रति घंटा, क्योंकि मोटर बोट का स्थिर जल में चाल कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से हम समझ लेंगे मोटर बोट का धारा के प्रतिकूल चाल। देखो, अगर धारा इस तरीके से जा रहा है, मोटर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका धारा इस तरीके का है और मोटर बोट अपोजिट जा रहा है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मतलब मोटर बोट के स्पीड में धारा के स्पीड को क्या करेंगे, घटा लेंगे। सेम दिशा में जाने के लिए, सेम डायरेक्शन में जाने के लिए जोड़ेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं, अतः यहाँ पे मोटर बोट का धारा के प्रतिकूल चाल यानी धारा की दिशा में चाल क्या होगा, 18 प्लस धारा की चाल यानी 18 प्लस x। धारा की चाल क्या है, x है, तो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से तथा मोटर बोट का धारा के अनुकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो विपरीत का मतलब हो गया जो आपका बोट का चाल होगा उसमें से धारा की चाल क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान देना, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब अगला कंडीशन कह रहा था 24 किलोमीटर जाना तथा 24 किलोमीटर आना। तो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल बोट को जाने में लगा समय। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोट को धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो स्टेटमेंट का पैटर्न सही होना चाहिए। ठीक है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल बोट को जाने में लगा समय, इसे हम टाइम t1 मान लिए हैं। आपको समय का पता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल, दूरी बटे चाल। तो 24 आपका दूरी है, चाल क्या है, 18 प्लस x। धारा की दिशा में जाने की बात हो रही है। सेम इसी प्रकार 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में बोट को जाने में लगा समय, इसे हम कह दिए t2। 24 बटे 18 माइनस x, दूरी बटे चाल। तो यहाँ चाल क्या है, धारा के अनुकूल चाल क्या है बोट का, 18 माइनस x। अब यहाँ पे कंडीशन आपको थोड़ा सा पढ़ना है क्वेश्चन का। कह रहा था कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक टाइम लेती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि धारा की दिशा में जाएगा तो कम समय लगेगा, और धारा के विपरीत दिशा में यानी कि प्रतिकूल जाएगा तो कम टाइम, अनुकूल जाएगा तो ज्यादा टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके बीच का अंतर क्या है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या होगा। अब ये बताओ, जिसका स्पीड कम होगा उसका ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। इसका स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम, इसीलिए ज्यादा में से कम को घटाएंगे तभी तो, यानी धारा के अनुकूल माइनस धारा के प्रतिकूल का जो वैल्यू है वो। अब इसे ही इक्वेशन बना के क्या करना है आपको, सॉल्व करना है।
एलसीएम लेंगे 18 माइनस एक्स और 18 प्लस क्या हो जाएगा एक्स, इसका प्राइस में और इसका प्राइस में, ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। 18 ये प्लस एक्स होगा माइनस -1 का 18 में करोगे 18 और माइनस एक प्लस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज 24। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप देखो प्लस माइनस कुछ कटने वाला है तो कट जाएगा, क्या कटने वाला है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्लस का 18 है और माइनस का 18 प्लस का 18 कट गया, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, 18 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 324 हो जाएगा, और a प्लस बी a माइनस बी का पैटर्न होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 18 कितना होता है 324, एक्स का एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 24 का 2 में करेंगे तो ये हो गया 48 एक्स आपका इज इक्वल टू 324 का 1 में करेंगे तो 324 और माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, माइनस इधर आएगा प्लस, और ये तो आपका प्लस है 48x प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि जो गास समीकरण बन जाता है तो इसके मध्य पद को ब्रेक करना होता है मिडिल पार्ट को, तो 48 को यानी 48 को जो ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 324 और चूंकि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने 48, तो बड़ा नंबर होता है तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालोगे तो वहाँ से सेट हो जाएगा। आपके दो ऐसे नंबर क्या हैं, दो ऐसे नंबर है 56 में जब आप 54 है 54 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 324 हो जाएगा, और 54 में से जब आप माइनस करेंगे 6 तो ये कितना आ जाएगा 40। अगर बड़ा नंबर है तो मैंने ऐसे बता दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उन्हीं में से नंबर को सेट करेंगे, 54 इंटू 6 करेंगे 324 और 54 माइनस 6 करेंगे 48, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 56x और माइनस का क्या होगा सर 54x माइनस 6x और माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म में कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर 54x में x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, इन दोनों में क्या कॉमन करेंगे 6x है 324 है तो माइनस का 6 कॉमन है तो 6 निकल गया, x बचेगा। पैटर्न वही होता है, ऐसा कॉमन करना होता है कि जो पहले ब्रैकेट में वही आना चाहिए। 6 से 324 में डिवाइड करेंगे तो ये भी 54 टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस हो गया है। अब ध्यान दीजिए x प्लस 54 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचा आपका x और यहाँ से क्या मिल गया 6 तो ये वैल्यू तो निगेटिव आएगी, इसे छोड़ देंगे, x की वैल्यू जब x प्लस 54 इक्वल टू 0 लेंगे x इक्वल टू माइनस 54 आएगा, छोड़ देंगे, लिखेंगे इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन माइनस है तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस और किलोमीटर पर, ठीक है। तो हमारा सारा प्रश्न हल हो चुका है, और यदि आप सभी को हमारे वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला, लाभ मिला, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग की धाकड़ तैयारी कराने वाले हैं, बस लगे रहो हमारे साथ। जितने भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे, 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक धाकड़ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।